नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुप्रिया आप सबका स्वागत करती हूँ डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स की क्लास में हम 2 नवंबर से रिलेटेड जो भी न्यूज है, जो भी इवेंट्स हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें के करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इन क्वेश्चंस के दौरान कुछ अन्य भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, उनको भी देखेंगे, क्योंकि वहां से भी बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस को पूछे जाने की। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेशन शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं डेली इसी टाइम यानी कि मॉर्निंग में 7 बजे आप सभी लोगों से करंट अफेयर्स की क्लास में मिलती हूँ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज के सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा कि फीफा और किस देश ने फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर स्कूल पहल पर समझौता किया है। देखिए, ये इनिशिएटिव चलाई गई है फुटबॉल फॉर स्कूल, यानी कि शिक्षा के साथ साथ खेल को भी बढ़ावा देना, ठीक है, और बच्चों में खेल के प्रति रुचि को जगाने के लिए ये पहल चलाई गई, स्कूल फॉर फुटबॉल फॉर स्कूल। और यहाँ पे फीफा और किस देश ने फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए इस इनिशिएटिव पर एग्रीमेंट या समझौता किया है? भारत, रूस, अमेरिका या फिर इंग्लैंड? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है अपना प्यारा देश भारत। और फीफा ने जो है इस पर समझौते पर हस्ताक्षर किया। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे बात करें, समझौते पर जो हस्ताक्षर किया गया है वो भारत के शिक्षा मंत्रालय ने, ठीक है, किसके साथ किया है? फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ किया है। ठीक है, किस चीज के लिए? फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के लिए। कहाँ पे किया दोस्तों? मुंबई में किया। ठीक है, मुंबई में किया है। इस पहल पर हस्ताक्षर किया गया किसकी? फीफा की तरफ से। देखिए किसके द्वारा किया गया? तो फीफा की वर्तमान अध्यक्ष है गियानी इन्फेंटिनो, और साथ ही साथ अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष कल्याण चौबे। ध्यान रखिएगा, ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के साथ जो है शिक्षा मंत्रालय ने इस पहल के लिए समझौता किया। ये जो पहल है दोस्तों, इस पे जो हस्ताक्षर किया गया है वो एक इवेंट के दौरान किया गया। कौन सा इवेंट था? तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत इस वर्ष फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, तो 2022 यानी कि जो फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप है, उसको मेजबान कंट्री कौन सा दोस्तों? तो ये भारत है। और इसका जो फाइनल मैच खेला गया दोस्तों, वो मुंबई में खेला गया है। और मुंबई में किन देशों के बीच में? तो स्पेन के बीच में और कोलंबिया। कोलंबिया पहली बार जो है फाइनल में पहुंची थी, और पहली बार जो है फाइनल में पहुंची, और कोलंबिया को हरा करके स्पेन ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया। और इसी दौरान जो है ये इस एएमयू पर हस्ताक्षर किया गया। अगर हम बात करें स्कूल फॉर या फुटबॉल फॉर स्कूल इनिशिएटिव की दोस्तों, तो ये 2018 में फीफा के द्वारा शुरू किया गया था। कितने बजट के साथ? $100 मिलियन के बजट के साथ इसको शुरू किया गया था। इस इनिशिएटिव यानी कि फुटबॉल फॉर स्कूल इनिशिएटिव का उद्देश्य देखिए क्या है? जो भी स्कूल के बच्चे हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, उनमें जो है फुटबॉल को अधिक से अधिक सुलभ बनाना, ताकि जितना ज्यादा सुलभ होगा उनके लिए, उनकी रुचि जो है उतनी ज्यादा बढ़ेगी। और इसी के साथ साथ जो लड़के हैं और लड़कियां हैं, उनमें शिक्षा, सामाजिक और सशक्तिकरण में जो है उनके योगदान को देना। यहाँ पे देखा जाए तो खेल एकीकृत शिक्षा के माध्यम से, देखिए, शिक्षा के साथ साथ खेल को भी बढ़ावा देकर के भारत में जो 2.5 करोड़ युवा हैं, उनको सशक्त बनाए जाने का जो है भारत सरकार की योजना है। और इन विभिन्न पहलों के माध्यम से सरकार इस तरफ कार्य कर रही है, जिसमें शिक्षा मंत्रालय ने फुटबॉल फॉर स्कूल इनिशिएटिव पे जो है समझौता किया है। किसके साथ? फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ। चूंकि फीफा की बात कर रहे हैं, तो आइए फीफा के बारे में देख लेते हैं। देखिए, फीफा की बात करें जाए दोस्तों, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1904 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? पेरिस में हुई थी। पेरिस जो कि कैपिटल है किसका? फ्रांस का। ठीक है, सीन नदी के किनारे कैपिटल ये स्थित है इसका, और 1904 में। लेकिन इसकी स्थापना पेरिस में हुई, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, मुख्यालय, वो ज्यूरिख में मिलेगा, जो कि कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है वो गियानी इन्फेंटिनो जो है वो इसके अध्यक्ष है। ये अंतरराष्ट्रीय संगठन की बात करें तो ये किसको किसको नियंत्रित करता है? फुटबॉल को, फुटसल को और बीच सॉकर को ये नियंत्रित करता है। और इसमें जो है वर्तमान में देखा जाए दोस्तों 11 संघ जो है इसके सदस्य हैं, जो अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फीफा आपके लिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा अंडर 17 वुमेन फुटबॉल जो है हुआ है, अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप जो हुआ है वो भी इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, एक तरीके से मेजबान देश रहा है। और जो कंट्री विनर थी वो स्पेन थी, कोलंबिया को हराई है। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए
अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित मोमलू गुफा को यूनेस्को ने पहली भारतीय विरासत साइट का दर्जा दिया। ठीक है, देखिए ये गुफा मोमलू गुफा है, मोमलू केव है जिसकी चर्चा अभी हो रही है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए इसको यूनेस्को ने पहली भारतीय विरासत साइट का दर्जा दिया है। किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में, मेघालय में, मणिपुर में या फिर असम में। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी। ठीक है, मेघालय में ये गुफा जो है स्थित है। थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। ठीक है, मामलू गुफा, ये इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो यूनेस्को की एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक संगठन है। ठीक है, बड़े वैज्ञानिक संगठनों में से एक संगठन है जिसका नाम है दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोलॉजिकल साइंसेस। ठीक है, इसने मेघालय के जो हिल्स है, देखिए 3 हिल है मेघालय में, गारो, खासी, जयंतिया, आप लोगों ने बहुत बार उसका नाम सुना होगा। तो जो खासी हिल्स है, जो पहाड़ी है, उसके पूर्वी क्षेत्र में स्थित है ये गुफा, मोमलू गुफा, जिसको देखा जाए इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोलॉजिकल साइंसेस ने भारतीय यहाँ पे भू वैज्ञानिक विरासत स्थलों में से एक के रूप में मान्यता दी। ठीक है, इसके द्वारा जो है इस संगठन के द्वारा 100 भू वैज्ञानिक विरासत स्थलों की सूची जारी की जा रही है। कहाँ पे दोस्तों? तो यहाँ पे स्पेन के जेमुआ में, ठीक है, जुमिया में किया जा रहा है, क्योंकि इसी दौरान जो आईयूजीएस है, जो ये संगठन है, वो अपनी 60वीं वर्षगांठ मना रहा है और इसी समारोह में, ठीक है, इस 100 सूचियों को जारी किया जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो सूची है, ये 100 विरासत स्थलों की सूची को जारी किया जाएगा स्पेन के जुमिया में। इस गुफा के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो ये 7.2 किलोमीटर ये गुफा लंबी है और इसी के साथ साथ ये भारतीय उपमहाद्वीप की चौथी सबसे लंबी गुफा है। ठीक है, कौन सी? मोमलू गुफा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबी गुफा, तो माना जाता है कि मेघालय की ही जयंतिया हिल्स में, ध्यान रखिएगा, गारो, खासी, जयंतिया की बात की तो जयंतिया हिल्स में एक गुफा है जिसका नाम है ठीक है, क्रेमपुरी। ठीक है, क्रेमपुरी इसका नाम है। ये गुफा जो है भारत की सबसे लंबी गुफा में है और इसका लगभग जो अगर हम देखें लंबाई कितनी है तो 14.5 किलोमीटर ये लंबी है। ठीक है, चूना पत्थर की गुफा है। ठीक है, इस गुफा की ऊंचाई देखिए कितनी ऊंचाई पर है, तो 4503 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है और इसकी संरचना किसकी मानी जाती है? तो स्टेलेग्माइट की ये संरचनाओं की मानी जाती है। ठीक है, तो ये था हम लोगों ने इंपॉर्टेंट प्रश्न। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि कल जो मैंने मणिपुर की गुफा के बारे में चर्चा किया था उसके बारे में, और बताइए कि वो कौन सी गुफा है, ठीक है, जिसके बारे में कल हम लोगों ने चर्चा किया था। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने तंजानिया और किस देश की सेना के साथ एक त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास में भाग लिया? ठीक है, तो तंजानिया ये अफ्रीका के देश है, तंजानिया, और एक और देश है जिसके साथ भारतीय नौसेना ने त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास किया। ये देश कौन सा है? केनिया, कोमोरोस, मोजाम्बिक या फिर नाइजीरिया। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ भारतीय नौसेना ने त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास में भाग लिया। ठीक है, तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो ये त्रिपक्षीय यानी कि 3 पक्ष, यानी कि कौन सा? तंजानिया था दोस्तों, भारत था और मोजाम्बिक था। इन तीनों ही देशों की नौसेनाओं ने एक सैन्य अभ्यास किया, त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास, और ये नौसेना अभ्यास का पहला संस्करण था। ध्यान रखिएगा, इसलिए अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आयोजन देखिए कब किया गया दोस्तों? 27 अक्टूबर 2022 को किया गया। कहाँ पे? तंजानिया के डार एस सलाम में जो है इसका आयोजन किया गया। पहले त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच में जो हुआ। इस अभ्यास में भारत की तरफ से कौन कौन भाग लिया? तो देखिए भारतीय नौसेना की तरफ से गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तरकश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस जो कि एक विशेष सैन्यबल है, इसने भाग लिया। इसमें देखा जाए जो ये अभ्यास है, ये देखा जाए समुद्री सुरक्षा और समुद्री पड़ोसियों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगर हम इस पूरे नौसेना अभ्यास की बात करें तो इसका उद्देश्य देखिए क्या है, ये नौसेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करता है और अंतर क्रियाशीलता को बढ़ाता है। यानी कि देखा जाए एक तरीके से ये प्रशिक्षण और कार्यशीलता जिसको कह सकते हैं सर्वोत्तम कार्य प्रणाली का एक उदाहरण है। इसमें जो देश हैं उन सभी देशों के बीच में एक तरीके से पारस्परिक संबंध को मजबूत करना इस अभ्यास का उद्देश्य रहा है। समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, या फिर समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना भी इस त्रिपक्षीय जो नौसेना अभ्यास का ये उद्देश्य रहा है। और साथ ही साथ अगर भविष्य में कभी भी समुद्र संबंधी जो है कोई चुनौती आती है तो ये देश आपस में एक दूसरे का सहयोग करके इस चुनौतियों का सामना कर सके, ये ही इस अभ्यास का उद्देश्य रहा है।
ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी स्टेटिस्टा की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा कर्मचारियों को नियुक्त करने वाला एम्प्लॉयर जो है तो कौन है दुनिया का सबसे बड़ा, और ये रिपोर्ट जारी की गई है स्टेटिस्टा के द्वारा। अमेरिका रक्षा विभाग, भारत का रक्षा मंत्रालय, रूस का सैन्य संगठन और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग आंसर भी करते रहा करिए। चलिए मैं देख रही हूँ आप लोग के आंसर को। तो देखिए, ये स्टेटिस्टा की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो दुनिया का जो सबसे बड़ा नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर है वो भारत का रक्षा मंत्रालय। सबसे ज्यादा कर्मचारियों की इसने नियुक्ति की है। आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। स्टेटिस्टा रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो ये जर्मनी की एक निजी संस्था है, ठीक है स्टेटिस्टा, इसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया और इस संस्था ने दुनिया के जो है सर्वे किए और ये रिपोर्ट जारी किया। और इस रिपोर्ट में इसने बताया कि भाई दुनिया में जो सबसे बड़ा नियोक्ता है यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली अगर कोई संस्था है तो भारत का रक्षा मंत्रालय है, जहां पे देखा जाए 2.9 मिलियन कर्मचारियों को नियुक्ति की गई है। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये चार्ट लगा हुआ है वर्ल्ड बिगेस्ट एम्प्लॉयर, जिसमें से देखा जाए आपको दिख रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो 2.92 मिलियन जो है एम्प्लॉयज के साथ सबसे टॉप पे है। वही सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो हमें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है रक्षा मंत्रालय की बात करें तो यहाँ पे सक्रिय ड्यूटी कर्मी और सहायक कर्मचारी शामिल है। और दूसरे स्थान पे देखा जाए तो कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में तो अमेरिकी रक्षा विभाग है, जहाँ पे 2.9 मिलियन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। वहीं इस रिपोर्ट में देखा जाए कि रक्षा खर्च के मामले में जो शीर्ष देश 5 देश है उसमें देखिए सबसे ज्यादा बताया गया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर चीन है, फिर भारत है, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर रूस का स्थान बताया गया है। ठीक है, किस मामले में? तो रक्षा खर्च के मामले में शीर्ष 5 देशों में। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अगर हम निजी फर्म में देखें कि निजी फर्म में सबसे ज्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति करने के मामले में कौन सी संस्था आगे, तो वॉलमार्ट। ठीक है, वॉलमार्ट जो है कर्मचारी जो है सबसे ज्यादा है। किसी भी निजी फर्म में इतने ज्यादा कर्मचारी नहीं है जितना वॉलमार्ट में है। वॉलमार्ट में देखा जाए 2.3 मिलियन जो है वो रोजगार दिया है वॉलमार्ट ने, और उसी दूसरे स्थान पे यानी कि 1.6 मिलियन लोगों को रोजगार देने के साथ जो है अमेजन दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.3 मिलियन निजी फर्म, यहाँ पे वॉलमार्ट, और भारत का रक्षा मंत्रालय 2.92 मिलियन। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कहाँ भारत के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया? ठीक है, तो ये भारत का पहला डेटा सेंटर है। कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु में, हैदराबाद में, ग्रेटर नोएडा में या फिर मुंबई में? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी। ठीक है, यानी कि ग्रेटर नोएडा। देखिए ये करंट अफेयर्स के साथ साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल भी है आप लोग के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ही भारत के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया। स्क्रीन पे आप इस डेटा सेंटर की तस्वीर को देख सकते हैं, इसके पिक्चर को देख सकते हैं। देखिए डेटा सेंटर वो होता है एक ऐसा सेंटर जहाँ पे आपके डेटा को स्टोर किया जाता है। आप लोग बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स यूज करते होंगे, व्हाट्सएप होगा, फेसबुक होगा, तो उसमें जो डेटा होता है वो जो किस संस्था, वो कंपनी किस संस्था में स्टोर करती है, कहाँ रखती है, तो जहां पे रखती है उसी को डेटा सेंटर कहा जाता है। तो ये भारत का सबसे, यहाँ पे देखा जाए भारत के पहले और सबसे बड़े डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। इस पूरे परियोजना, ये जो परियोजना है डेटा सेंटर बनाए जाने की, उसके जो पहले चरण को पूरी तरीके से अत्याधुनिक तकनीकी से लेस किया गया है। ठीक है, और इसको बनाया किसके द्वारा गया है? तो हीरा नंदानी समूह की एक सहायक कंपनी जिसका नाम है योट्टा। ठीक है, योट्टा के द्वारा इस पूरे डेटा सेंटर का निर्माण किया गया है। इस डेटा सेंटर में देखा जाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं के डेटा, ठीक है, किसके किसके, जितने भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो उपयोगकर्ता हैं उनके डेटा। ठीक है, यहाँ पे बैंकिंग, स्वास्थ्य और व्यवसाय और यात्रा जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित डेटा को के साथ 60% नागरिकों के डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा। चूंकि हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो आइए दोस्तों थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। स्क्रीन पे उत्तर प्रदेश का मैप खुला हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल दोस्तों कहाँ है? लखनऊ है। ठीक है, लखनऊ, और यहाँ की वर्तमान जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और अगर हम संसदीय क्षेत्र की बात करें कि उत्तर प्रदेश के की लोकसभा में कितनी सीटें, राज्यसभा में सीटें कितनी हैं, तो राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश की 31 सीटें, और वहीं लोकसभा में भी जो सर्वाधिक सीटों वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश ही है। कितना है? 80 सीटें हैं। क्योंकि सीटों का निर्धारण किसी भी राज्य की जनसंख्या के अनुसार होता है, तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी
जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। अगर हम विश्व की जनसंख्या के मामले में देखें कि उत्तर प्रदेश का स्थान दोस्तों कौन सा आता है, तो 5वें स्थान पे उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। जनसंख्या के मामले में देखिए पहले स्थान पे चीन है जनसंख्या के मामले में, दूसरे स्थान पे स्वयं भारत है, फिर यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे इंडोनेशिया और 5वें स्थान पे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आती है, ठीक है। और इसी जनसंख्या के मामले में जो उत्तर प्रदेश 5वां स्थान, और यहाँ पे अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राज्यों में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथे स्थान पे आता है, क्योंकि जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल अगर देखा जाए राजस्थान का है, फिर मध्य प्रदेश का है, फिर महाराष्ट्र का, फिर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। यहाँ पे हमें उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण तथ्य देखने को मिल रहे हैं, करंट अफेयर से संबंधित है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो है 13 एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं, और इस 13 एक्सप्रेस वे के साथ जो है देश का पहला 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों? उत्तर प्रदेश बन गया है। भारत का पहला अमृत सरोवर का स्थापित किया गया है, कि स्थापना की गई अमृत सरोवर कहाँ पे दोस्तों? उत्तर प्रदेश के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवई में किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया था, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी कि काशी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश का चौथा बाघ अभ्यारण्य की घोषणा की गई, कहाँ पे दोस्तों? तो चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में जो है उत्तर प्रदेश के चौथे बाघ अभ्यारण्य की घोषणा की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश का मैप भी देख सकते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे अगर हम पूछे आपसे कि उत्तर प्रदेश जो है इसका सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, सबसे दक्षिणी राज्य, देखिए उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, ठीक है, और सबसे उत्तरी राज्य यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है? सहारनपुर है, ठीक है। सहारनपुर जो है ये सबसे उत्तरी जिला है, और यहाँ पे देखा जाए सबसे जो नीचे यहाँ पे देखा जाए सबसे दक्षिणी जो है वो सोनभद्र है, सबसे पूर्वी जिले की बात किया जाए तो बलिया है, और सबसे पश्चिमी जिले की बात किया जाए दोस्तों तो सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश की सीमा देखिए एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी उत्तर प्रदेश की लगती है, किससे? नेपाल से। वहीं राज्यों की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखा जाए उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से भी लगती है, यहाँ पे हरियाणा से भी लगती है, यहाँ पे देखिए दिल्ली से भी इसकी सीमा लगती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ से और बिहार से जो है ये अपनी सीमा को साझा करता है। ये सब पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर किस राज्य में मियावाकी वन भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन किया? तो देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि 31 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मियावाकी वन भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन किया। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, गुजरात में या फिर तेलंगाना में? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, गुजरात में किया गया है, ठीक है। मियावाकी वन भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है राष्ट्रीय एकता दिवस दोस्तों कब मनाया गया? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, नेशनल यूनिटी डे। और यहाँ पे केवड़िया में, ध्यान रखिएगा, गुजरात का केवड़िया जो है वहां पे मियावाकी वन भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन किया गया, ठीक है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा। भूल भुलैया उद्यान दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान होगा, जो कि 3 एकड़ के क्षेत्र में फैला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसका जो नाम रखा गया है मियावाकी, देखिए इसका जो नाम रखा गया, ये जापान के एक वनस्पति शास्त्री और यहाँ पे पारिस्थितिकीविद थे अकीरा मियावाकी, उनके द्वारा विकसित तकनीकी से जो है लिया गया है। इन्होंने जो तकनीकी विकसित की थी, इस तकनीकी में पौधे जो है एक दूसरे के करीब लगाए जाते हैं, जो घने शहरी जंगलों में विकसित हो जाते हैं, इसीलिए भूल भुलैया जैसा फील आता है, ठीक है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब इस भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन कर रहे थे, इसी दौरान इन्होंने एकता नगर, देखिए केवड़िया को जो है एकता नगर के भी नाम से जाना जाता है, वहां पे इन्होंने गुजरात की पहली हाउस बोट सेवा ओयो एकता हाउस बोट का भी उद्घाटन किया, ठीक है। और इसी के साथ साथ इसके पहले यानी कि ठीक एक दिन पहले 31 अक्टूबर से एक दिन पहले 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के वडोदरा में, बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्टार कर लीजिएगा, C-295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला भी रखी, ठीक है, गुजरात के वडोदरा में रखी। इस जो है ये C-295 जो विमान है, इसके जो संयंत्र जो स्थापित किया जा रहा है, जो फैक्ट्री, वो देखिएगा विमान निर्माण संयंत्र देश में निजी क्षेत्र में पहला विमान निर्माण संयंत्र होगा, ठीक है, निजी क्षेत्र में। इसकी विशेषताओं की दोस्तों बात करें तो ये जो विमान परिवहन जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, परिवहन विमान जो है 295,
इसके बारे में यह परियोजना में लगभग कितने करोड़ जो है लगाए जा रहे हैं, लगभग 22,000 करोड़ रुपए की जो है इसमें निवेश होगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा पहली बार है जब जो इंडियन जो है डिफेंस सेक्टर में इतना जो है हाई इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ये पहली परिवहन विमान परियोजना होगी और इस संयंत्र का जो उपयोग दोस्तों किया जाएगा वो किसके निर्माण में 40 C-295 विमान के निर्माण के लिए किया जाएगा। ठीक है, किसके सहयोग से, तो टाटा एडवांस लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन के बीच के सहयोग के माध्यम से भारतीय वायुसेना के लिए 40 C-295 विमान के निर्माण किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसके विमान की खासियत की बात करें 295, माफ करिएगा C-295 विमान की खासियत की दोस्तों बात करें तो ये 11 घंटे जो है लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। 11 घंटे तक ये लगातार उड़ान भर सकता है। इसी के साथ साथ देखा जाए ये सभी मौसमों में कई तरह की भूमिका जो है निभा सकता है। और इस साथ साथ देखा जाए कि किसी भी वातावरण में किसी भी तरह का देखा जाए, चाहे समुद्री वातावरण से लेकर के रेगिस्तान के हर तरह के वातावरण में ये जो है युद्ध संचालित करने में सक्षम हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कोई भी समय, दिन के साथ साथ रात में भी ये युद्ध का संचालन करने में ये विमान जो है काफी सक्षम है। इस कारण से जो है ये जैसा कि आप देख रहे हैं भारत सरकार जो है अपने रक्षा क्षेत्र को, ठीक है, काफी मजबूत करने के प्रयास में है, जिसका ये एक भाग है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। चलिए आते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो कि क्या है 7वां, भारत का 53, ठीक है 53वां टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिएगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया, उम्मीद है आप सब लोग आंसर कर लेंगे इसका। तो इसका देखिए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। दोस्तों रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व होगा, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश का जो जिला है चित्रकूट जिले में ये स्थित है रानीपुर टाइगर रिजर्व, और ये भारत का 53वां जो है टाइगर रिजर्व होगा। देखिए इसके पहले हम लोगों ने सुना था गुरु घासीदास। देखिए अभी तक गवर्नमेंट गुरु घासीदास जो कि छत्तीसगढ़ में है उसको 53वां टाइगर रिजर्व घोषित करने की बात करी थी, लेकिन अभी रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में है उससे भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, और ये प्रदेश का चौथा भी होगा। ठीक है, प्रदेश का चौथा, यानी कि 3 टाइगर रिजर्व पहले से है, एक दुधवा है, फिर दूसरा पीलीभीत है और तीसरा अमनगढ़। ठीक है, ये अमनगढ़ जो है कार्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में उसी का ये बफर क्षेत्र है, और ये 3 पहले से ही टाइगर रिजर्व थे, और रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। इसमें बात करें तो इसकी जो अधिसूचना को मंजूरी दिया गया है किसके तहत, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 जो है 5 के तहत इस पूरे टाइगर रिजर्व की अधिसूचना को मंजूरी दिया है। इसमें बात करें यह राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में भी ये पहला रिजर्व होगा, टाइगर रिजर्व होगा, जिसे वह पड़ोसी मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भारत का 53वां और प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड काफी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, कुछ दिन पहले भी चर्चा किया गया था, अभी थोड़ा सा और इन डेप्थ बात करेंगे। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य में भारत का 33वां हाथी रिजर्व स्थापित किया है? मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश। तो देखिए भारत का जो 33वां हाथी रिजर्व एलिफेंट रिजर्व जो स्थापित करने की मंजूरी दी गई है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, वो दिया गया है उत्तर प्रदेश में। आइए इसके बारे में बात कर ले रहे हैं। तो जो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में तराई हाथी रिजर्व, ठीक है ध्यान रखिएगा, तराई एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने को मंजूरी दिया है। तराई हाथी रिजर्व नाम है, कौन से जिले में? लखीमपुर जिले में। और ये ध्यान रखिएगा देश जो अपना ये जो रिजर्व है, हाथी रिजर्व है, ये देश का 33वां होगा और प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व होगा। ठीक है, इसके पहले भी प्रदेश में 2009 में सहारनपुर और विजनौर जिले में शिवालिक में जो है पहला हाथी रिजर्व अधिसूचित किया गया था, और ये जो अभी तराई हाथी रिजर्व है ये भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, इसलिए अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। देखिए यहाँ पे हाथियों से संबंधित जो हाथियों के आवास को लेकर के, उनके गलियारों को लेकर के, यानी कि हाथियों को संरक्षित करने के लिए सरकार के द्वारा कई प्रयास किए जाते हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो एक प्रयास, एक पहल है जिसको फरवरी 1992 में शुरू किया गया था, जिसका नाम है प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो फेब 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या है? हाथियों के आवास और गलियारे की सुरक्षा करना,
अगर हम देखें कि हाथियों की वर्तमान जनसंख्या भारत में कितनी है, तो ये लगभग देखा जाए 27,312, ठीक है, 2017 की जनगणना के हिसाब से लगभग इतनी जो मानी जाती है। और सर्वाधिक जो हाथियों वाला राज्य है, यानी कि सर्वाधिक हाथी किस राज्य में पाई जाती है, तो 6049 जो है संख्या है, कर्नाटक जो है, ठीक है, एलिफेंट स्टेट भी कह सकते हैं, सर्वाधिक हाथियों वाला जो है राज्य, यानी कि हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा है कर्नाटक में, उसके बाद असम में है, ठीक है, 5719, और उसके बाद देखा जाए केरल में है, ठीक है। तो ये हाथियों से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं। यहाँ पे अगर हम 92 टाइगर जो है 92 एलिफेंट रिजर्व की बात करें दोस्तों, तो ये भारत, ये जो तमिलनाडु का अगस्तमलाई, ठीक है, वो भारत का 32वां था और तमिलनाडु का 5वां, ठीक है, एलिफेंट रिजर्व था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के तराई यानी में तराई एलिफेंट रिजर्व जो है 33वां है, तो 32वां जो है अगस्तमलाई था। वहीं पे बात करें भारत में जो हाथियों को किस नाम से भी जाना जाता है, तो एलिफस मैक्सिमम के नाम से हाथियों को जाना जाता है। और संरक्षण की दृष्टि से देखा जाए तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इसे अनुसूची 1 में सुरक्षित रखा गया। वही रेड लिस्ट यानी कि किसमें, IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय, और साइट्स में देखा जाए परसिस्ट में जो है इसको सूचीबद्ध किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है किससे रिलेटेड, एलिफेंट से रिलेटेड, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में नासा ने किस ग्रह पर खोज करने के लिए ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट लॉन्च करने की योजना बनाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और ये ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट जो है नासा, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी नासा का है। और ये ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट किस ग्रह से संबंधित है? शनि से, मंगल से, बुध से या फिर वरुण से? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, ठीक है, शनि ग्रह से संबंधित है ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट, जो कि लॉन्च किया जाएगा किसके द्वारा, नासा के द्वारा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आप ये देख सकते हैं, ड्रैगन फ्लाई देखा होगा आप लोगों ने, उसी की तरह से है ये, एक तरीके से ड्रोन है ये, ठीक है, जिसको लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और ये ध्यान रखिएगा, जो शनि का सबसे बड़ा सैटेलाइट यानी कि चंद्रमा है, जिसका नाम है टाइटन, ठीक है। तो ये देखिएगा उपग्रह है शनि का, और ये सबसे जो है इस पे जीवन की खोज के लिए, टाइटन पे जीवन की खोज के लिए 2026 में इस मानव रहित परमाणु संचालित ड्रोन, जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई, को लॉन्च करने की योजना बना रहा है कौन? नासा, ठीक है, ध्यान रखिएगा टाइटन। और ये जो ड्रोन है वो लगभग पहुंचेगा वहां पे 2034 में, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाई को, जो कि शनि के टाइटन पे, क्यों? क्योंकि अगर दोस्तों शनि का जो टाइटन है, जो सैटेलाइट है, अगर उसके बारे में बात किया जाए तो जो हमारी पृथ्वी का जो आरंभिक जैसे स्थिति थी, जो आकार था जिस तरह का, उसी तरह से सदृश जो है टाइटन उसी तरीके का लगता है। और ऐसा माना जाता है कि हमारे ग्रह पर और किस तरीके से, जो यानी कि पृथ्वी पर किस तरीके से जीवन की उत्पत्ति हुई है, ये सारी चीजें की जानकारी या फिर उपलब्ध करा सकता है कौन? ये टाइटन। क्योंकि जैसे सदृश ग्रह था, जिस तरीके से पृथ्वी जब आरंभिक अवस्था में थी, ठीक है। यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई का उद्देश्य देखिए क्या है, शनि के चंद्रमा टाइटन पर सूक्ष्म विदेशी जीवन के संकेतों करने के साथ ही इस प्रक्रिया में इसके पृथ्वी जैसे गुरुत्वाकर्षण और वायुगतिकी को नेविगेट करना भी है, ठीक है। टाइटन की बात किया जाए दोस्तों, तो ये जो कि शनि का उपग्रह सैटेलाइट है, और ये पूरे जो हमारे गैलेक्सी यहाँ पे जो ब्रह्मांड, उसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है ये उपग्रह माना जाता है। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। पहला अगर आपसे पूछा जाए पहला उपग्रह कौन सा है दोस्तों, तो गैनीमेड है, ठहरी की गैनीमेड है, जो कि किसका है दोस्तों? बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति का जो उपग्रह है गैनीमेड, ये पूरा जो है सबसे बड़ा चंद्रमा है। और दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा शनि का है। सर्वाधिक जो चंद्रमा किसका है सैटेलाइट, वो शनि के पास है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे आता है बृहस्पति, ठीक है। आते हैं हम अपने अंतिम प्रश्न की तरफ, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात में, नई दिल्ली में, महाराष्ट्र में या फिर केरल में? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, नई दिल्ली में इंडिया स्पेस कांग्रेस का आयोजन किया गया, ठीक है, यानी कि आंसर बी है। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का जो आयोजन किया गया है वो 26 से लेकर के 28 अक्टूबर के बीच में किया गया, नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। और इसमें देखिए क्या क्या चर्चा की गई है, जैसे जो ये अंतरिक्ष अन्वेषण को प्रभावी
प्रबंधन को सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा किया गया है। किनके बीच में एक तरीके से जो यहाँ पे जो अंतरिक्ष क्षेत्र की सरकारें हैं, औद्योगिक विशेषज्ञ हैं, नीति निर्माता हैं, विचारक, कानूनी पेशेवर, जो शिक्षाविद हैं, इन सब के बीच में किस तरीके से अंतरिक्ष अन्वेषण को प्रभावी तरीके से उसका प्रबंधन किया जाए, इन सारी चीजों पर इस पर चर्चा किया गया। इस वर्ष की थीम की बात करें दोस्तों तो इस वर्ष जो लेवरेजिंग स्पेस टू पावर नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन एंड बिजनेस, ये इस वर्ष की थीम थी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। फैक्ट्स ऑफ द डे में सबसे पहला फैक्ट है कि ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरी बार सुल्तान जोहर कप चैंपियन पर विजय हासिल किया किसने, तो भारतीय जूनियर हॉकी टीम। ध्यान रखिएगा ये जो सुल्तान जोहर कप है हॉकी से संबंधित है और इस वर्ष जो है ऑस्ट्रेलिया को हराया है भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, G20 शिखर सम्मेलन की सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया माता अमृतानंदमयी को। बताइए G20 के जो यहाँ पे जो 2023 में जो मेजबान देश कौन सा होगा, 2023 का जो शिखर सम्मेलन होगा G20 का वो किस देश में होगा। और यहाँ पे सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई है माता अमृतानंदमयी। कोलंबिया को हरा करके फीफा अंडर 17 महिला कप जीता किसने, स्पेन ने जीता। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने चर्चा किया। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया 31 अक्टूबर को मनाया गया। और ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा। ठीक है, लुला डी सिल्वा जो है ये ब्राजील के नए राष्ट्रपति बनाएंगे। आइए थोड़ा सा मैप भी कर लेते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने कोई मैप नहीं किया इंटरनेशनल, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ब्राजील की बात कर रहे हैं, ब्राजील साउथ अमेरिका का एक देश है। साउथ अमेरिका अगर देखा जाए तो ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो है ब्राजील जो कि जिसकी राजधानी दोस्तों क्या है, ब्राजीलिया। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा जो है रियल। आप देख सकते हैं ये ब्राजील है। ठीक है, और ब्राजील जो कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। और साउथ अमेरिका में देखा जाए लगभग 13 देश हैं, जिसमें से 2 देशों की सीमा छोड़ करके बाकी सभी देशों की सीमा जो है वो ब्राजील से लगती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये 2 देश कौन से, इक्वाडोर देखा जाए, चिली को छोड़ करके बाकी सारे पेरू में यहाँ पे बोलिविया, पराग्वे, ठीक है, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ठीक है, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, ठीक है, इन सब की सीमा जो है, सूरीनाम, इन सब की सीमा ब्राजील से लगती है। सबसे बड़ा ये देश है। ठीक है, अगर देखा जाए इसका क्षेत्रफल की दृष्टि में साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश दोस्तों कौन है, ब्राजील है। ब्राजील से संबंधित कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण, अगर हम कॉफी उत्पादन में देखें तो सर्वाधिक जो है कॉफी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है विश्व में, वो ब्राजील है। यहाँ पे जो कहवा के जो बाग होते हैं, जो कॉफी में जहाँ पे जो बगीचे होते हैं उनको फेजेंडा कहा जाता है। और जो कहवा की मंडी दोस्तों कहाँ है, साओ पाउल। ठीक है, साओ पाउल जो कि एक सिटी है। यहाँ पे आप देखेंगे ब्राजील का मैप है और इस ब्राजील के मैप में आप यहाँ पे देखेंगे साओ पाउल एक आपको दिखेगा सिटी है जो कि कहवा की मंडी। देखिए यहीं पे पूरी मंडी है। यहाँ पे कहवा यानी कि कॉफी बहुत बड़े पैमाने मिलते हैं और यहीं से कॉफी को लोड करके यहाँ पे एक आपको सेंटोस बंदरगाह मिलेगा, पोर्ट मिलेगा। ठीक है, पूर्वी तट पे इसके सेंटोस बंदरगाह पे जो है इस कहवा को लेके जाया जाता है और इसीलिए जो ब्राजील का सेंटोस बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि उसी के जस्ट बगल में साओ पोल जो कि कहवा की मंडी स्थित है और वहां से मंडी से ही जाता है। अगर वर्ल्ड में जो है एक्सपोर्ट करना है कॉफी को तो उसी मंडी से जाकर के सेंटोस पोर्ट पे जाता है, जिस कारण से सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। यहाँ पे जो घास के मैदान है उनको कंपोज घास का मैदान के नाम से जाना जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ब्राजील में जो बहने वाली नदी है अमेज़न नदी जो कि विश्व के अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये अमेज़न नदी है। ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, इसको धरती का फेफड़ा के भी नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके की है। ठीक है, तो ये दोस्तों था आज का हमारा करंट अफेयर्स जिसमें हम लोगों ने 10 MCQs प्लस 5 फैक्ट्स ऑफ द डे और फैक्ट्स ऑफ द डे के साथ एक इंटरनेशनल हम लोगों ने मैपिंग किया, ब्राजील को देखा। ठीक है, ध्यान रखिएगा चौथा ये यहाँ पे साउथ अमेरिका का देश ब्राजील है, इसके बारे में देख लीजिएगा। इसकी जो सीमा है समुद्रिक सीमा ध्यान रखिएगा ये अटलांटिक से लगती है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अटलांटिक से। तो दोस्तों इस तरीके से थे आज के हमारे करंट अफेयर्स की क्लास। जो चीजें अच्छी लगी हो लाइक करिए, कोई चीज अगर डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। उम्मीद करती हूँ जो वॉइस की इशू आ रहे थे वो अब सॉल्व हो गए होंगे, आपको चीजें क्लियर सुन रही होगी। अगर कुछ और भी समस्या आ रही है तो आप बताइए, उसको जरूर एड्रेस किया जाएगा, उसको ठीक करने के प्रयास किया जाएगा। बाकी सेक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।